हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनकी हमें लगातार रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डन। तो जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट इसमें वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ओके। अब इस टॉपिक में देखो क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ alpha particle number of alpha particle which are scattered at an angle theta, and the particles number of particles are n directly proportional to 1 upon sine power 4 theta by 2, where theta क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्लियर? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। डन। अब चलते हैं हम आगे। एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड आता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है देखिए। देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के पास से होकर गुजरते हैं। डन। तो जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो और न्यूक्लियस इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 अपॉन के। ठीक है, अपॉन के। जेड एटॉमिक नंबर कौन सा, जिस पर अल्फा पार्टिकल जाकर स्ट्राइक करता है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मतलब किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको देखिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। डन। और दूसरा, तुम्हें याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी यू कैन से, देन V इंटू E। ठीक, E चार्ज ऑफ पार्टिकल, हेयर इज अल्फा पार्टिकल, तो बेहतर क्या रहेगा ऐसे लिखना, Q L मीन्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हेयर M मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, V स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैपिटल V एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, QL चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एग्री? तो लिख देता हूं, where M mass of alpha particle, done, and V speed of alpha particle, done, V accelerated potential. What is V? Accelerated potential. ठीक है,
accelerated potential, and QL charge of अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है तुम्हें पता होगा, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उसका ट्वाइस। बात समझ में आई क्या? अच्छा जी, इम्पैक्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए हैं। अब इसका जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नंबर 3। डिस्टेंस ऑफ closest approach of alpha particle done of alpha particle to the nucleus or radius of न्यूक्लियस। भाई इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बारिंग हो रही है गोल्ड एटम पर, तो अल्फा पार्टिकल मिनिमम गोल्ड एटम के पास कितना पहुंचता है ना? तो ये हो गया इसका मीनिंग। और इसका भाई फॉर्मूला है आर नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू तुम जानते ही हो, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ ओके। फॉर एयर यूनिट तुम्हें पता ही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। डन। एंड 2 ZE स्क्वायर अपॉन अगेन के। और ये वैल्यू तुम पहले ही रीड कर चुके हो, इनमें कौन सी चीज क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम, ये हो गया अप्रोच ए है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल। उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है ना, तो उसे पढ़ना थ्योरेटिकली। अब बात करते हैं हम बोर्स मॉडल की। बोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें बारी बारी से देखते हुए चलते हैं। 4 3 हो गया। नंबर 4 क्या है? तो इसमें पूरा केस सुन लीजिए। केस क्या है? अपने पास एक एटम है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल यही होता है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या हमारे फॉर्मूले बनते हैं, अब हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पूरा केस में बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मान लिया इसका जो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें घूम रहा है, इसकी रेडियस Rn है, वेलोसिटी Vn है, टोटल एनर्जी En है, काइनेटिक एनर्जी Kn है, पोटेंशियल एनर्जी Un है, फ्रीक्वेंसी Fn है, टाइम पीरियड Tn है। ये सारी चीज देखते हैं। मीन्स इस ये जो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग इन सब के फॉर्मूले क्या होंगे, तो बारी बारी से हमें इन सब चीज को डील करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेडियस की। ओके, तो रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट से मेरा मीनिंग ये है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जिस और इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। ठीक है,
तो भाई इसका फॉर्मूला हो जाता है आर एन इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अपॉन में एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर? और आंसर इन मीटर याद रखोगे 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ओके, ये बात हो गई रेडियस की। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एक केस हो गया, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, vn इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18। ये तो हो गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। और जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। याद रखना एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जेड एटॉमिक नंबर, ये तुम्हें पता ही है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मीन्स इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोल सकते हो। डन हो गई। तो अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं बोर मॉडल की। हमने रेडियस स्पीड को डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आगे एंगुलर, पहले फ्रीक्वेंसी फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई थिंक 4, 5, 6 नंबर पर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको अपन एफ एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन। अरे एक चीज मिस हो गई, जो लास्ट फॉर्मूला था मैंने उसमें लिख दिया था स्पीड 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻18। आई थिंक 18 नहीं, 6 ओनली, ठीक है। 6 करना, उसको करेक्ट कर लेना। तो खैर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो ये हो जाएगी 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻15, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में याद कर रखना है हमें जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, तुम जानते ही हो, ठीक है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, period of revolution of electron in nth orbit means वो अपना एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। तुम जानते हो फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट अपोजिट हुआ करती है टाइम पीरियड का। तो हम कैसे लिख देंगे, टी एन इज इक्वल टू 1/fn, ठीक है। और एफ एन की वैल्यू तुम्हें याद ही है, या तो उसे उल्टा कर लेना एट दैट टाइम, या फिर वैल्यू याद रखना 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16, ठीक है। और ये अपोजिट हो जाएगा n3/z²। टाइम पीरियड की यूनिट तुम्हें पता ही है, सेकंड होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मीनिंग क्या है इसका, मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इतने साइकिल कर लेता है पर सेकंड में, और इसका मीनिंग क्या है, इतना टाइम लेता है एक साइकिल को पूरा करने में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक। तो ओमेगा n इज इक्वल टू 2πfn, है ना। तो fn की वैल्यू तुम्हारे पास है ही, 2π की वैल्यू तुम जानते ही हो, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 4.159 मल्टीप्लाई 10⁻16 z² अपॉन n क्यूब,
ठीक है, और यूनिट तुम्हें पता ही है इसकी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ये। अब बात कर लेते हैं हम टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। क्लियर है भाई? तो टोटल जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा E n इज इक्वल टू -13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और साथ में Z²/n², और ये किसमें मेजर करोगे? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ठीक है। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल में हो जाएगी ये 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻18। ओके, लेकिन जूल की टर्म्स में अमूमन क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बाकी तुम बदल भी सकते हो, तुम जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 10⁻19 जूल। तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। खैर, ये टोटल एनर्जी हो गई। आगे चलते हैं, शायद 9 पर आ गए थे हम। नंबर 10 को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों Kn इज इक्वल टू -En, दैट्स ऑल। क्लियर? मीन्स जो हमारी टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि En की वैल्यू अपने आप में नेगेटिव आती है। माइनस अभी लिखा था ना, अगर नहीं लिखा तो ध्यान देना, -13.6, ठीक है। Z²/n² नेगेटिव होती है, वो नहीं लिखा था अगर तो ध्यान दे, लिख लेना, तो -En हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 11, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये भी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि En पहले से ही नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, टोटल हो गई। ओके, अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, इन दो चीजों की, ठीक। या चलो उस पर आने से पहले कुछ और है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इजी चीज देख लेते हैं। एक क्या है? एक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन इन nth ऑर्बिट। क्योंकि तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, और अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई In, करंट इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 1.06, ठीक। ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और मल्टीप्लाई कर देना Z²/n³, और ये जो वैल्यू आएगी ये मिली एम्पियर में आएगी। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। किस में आएगी? मिली एम्पियर में। नेक्स्ट देखते हैं, जब करंट, अब देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन
produced by current produced by revolving motion of इलेक्ट्रॉन अगेन इन nth ऑर्बिट। ठीक है भाई, मैग्नेटिक यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये बनता है 12.58। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 12.58। ओके, ये तो हो गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। और इनटू जेड क्यूब अपॉन n5। ठीक है, ये है क्यूब और यूनिट तुम्हें पता ही है टेस्ला। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट नेक्स्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ है कि नहीं, वही बात करने वाले हैं हम। तो क्या नंबर था, आई डोंट नो, ये मेरा ध्यान नहीं है, शायद क्या था 20 होगा, ध्यान नहीं है मेरे। तो क्या, चलो मैं एरो लगा देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, मैग्नेटिक मूवमेंट तुमने पढ़ा हुआ है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक, अब मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दो या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोल दीजिए। इसकी वैल्यू होगी भाई 9.26। mn इज इक्वल टू 9.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²4। क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में n की मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑर्बिट की, और यूनिट तुम्हें पता ही है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान है ना। m इक्वल टू आई ए होता है इसका फॉर्मूला, तो आई एम्पियर और a हो गया आपका एरिया। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट। अब कुछ एक बातें जो अब तक हमने पढ़ी हैं, अभी भी हालांकि इसमें कुछ बचा हुआ है। तो देखो, इफ, छोटी दो बातें, इफ नहीं लिखने, लिखो फॉर, या चलो ऐसे लिख लो, इफ n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हो गया, फॉर हाइड्रोजन एटम, देन v इक्वल टू c अपॉन 137, और इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर मीन्स क्या हुआ, ये क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा फॉर्मूला याद है, 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6, है ना। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट लें और हाइड्रोजन एटम लें, तो v की वैल्यू आया करती है c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट का 1/37 टाइम्स हुआ करती है। इसी को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इफ n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, देन जो हमारा एक वैल्यू आया करती है, r बोलते हैं इसको, r1 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻10 आ जाएगी, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करोगे आप a नॉट से, और यही क्या है, इसी को बोलते हैं बोर रेडियस। जैसे आ जाए बोर रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड फॉर हाइड्रोजन एटम।
ठीक है। अगेन इफ n इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, फिर यही कंडीशन। तो m जो भी मैंने लिखा है ऊपर, बोर मैग्नेट्रॉन, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 m1 9.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। n तो तुमने 1 रखा ही है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यहाँ मीटर लिख लो, ठीक है। अच्छा ये आ गया, और इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन आ जाए, व्हाट इज बोर मैग्नेटोन, देन यू कैन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये हो जाता है बोर मैग्नेटोन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखिए अभी भी इसके कुछ फॉर्मूले बचे हुए हैं, वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। और आई होप ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, रिमेन्स फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।